टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ये हमारा 7वां टेस्ट सीरीज होगा। इसके पहले 6 टेस्ट सीरीज का वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कशन के साथ अपलोड किया गया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब आइए 7वां टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु निम्न में से कौन सा है, यानी कि कौन सा स्थान जो है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो आप जानते होंगे सबसे पूर्वी जो बिंदु है भारत का ये है किबुथु कहते हैं। और ये किबुथु कहाँ है, तो किबुथु जो है अरुणाचल प्रदेश में है। अब देखिए यहाँ पे जो गुहार मोती है ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है और ये गुहार मिट्टी कहाँ है, तो गुजरात के कच्छ जिला का एक क्षेत्र है, यह जगह है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, इंदिरा कौल है, ये ऑप्शन सी में दिया गया है। और इसी तरह से आप जानते हैं कि भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है उसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं और ये अंडमान निकोबार में स्थित है। अब इंदिरा पॉइंट को हम ये भी जानते हैं कि इंदिरा पॉइंट जो है भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, उसे हम पहले उसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। और भारत की देखिए अब यहाँ से एक चीज़ और है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है, यानी कि सबसे दक्षिण में जो बिंदु है मुख्य भूमि का, तो उसे हम कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। और कन्याकुमारी का जो ये उसकी स्थिति क्या है, तो 8 डिग्री 5 मिनट ये उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इस तरीके से हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न है कि कृष्णा डेल्टा कहाँ है। अगला प्रश्न है कि कृष्णा डेल्टा कहाँ है, तो ये पूर्वी तटीय मैदान में है और ये कृष्णा डेल्टा जो है आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में स्थित है। तो इस तरीके से सही जवाब है पूर्वी तटीय मैदान। और इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कलसुबाई पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में है। यह अगला प्रश्न है। कलसुबाई महाराष्ट्र की सबसे सर्वोच्च जो है कि पर्वत शिखर है और ये कहाँ है, तो उत्तरी सह्याद्री पर्वत के महाराष्ट्र हिस्से की सबसे ऊंची चोटी है। कलसुबाई को यहाँ से देख सकते हैं कि कलसुबाई को हम एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और कलसुबाई चोटी की जो ऊंचाई है समुद्र तल से कितनी है, तो 1646 मीटर की ऊंचाई है उसकी। इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि नाथपा झाकरी परियोजना, देखिएगा नाथपा झाकरी परियोजना ये किस नदी पर है। तो देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन है और सही इसका जवाब है कि जो नाथपा झाकरी परियोजना है सतलुज नदी पर है और ये कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, तो शुरुआत इसकी हुई थी 2004 में। तो इस तरीके से इसे हम देख सकते हैं। और इसका ये जो हिमाचल प्रदेश की ये जो परियोजना है, यानी कि नाथपा झाकरी जो परियोजना है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी पनबिजली संयंत्र भी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किससे होती है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है कि किस कारण से होती है, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है और इसका सही जवाब ऑप्शन बी में दिया हुआ है। भारत में लगभग 74% जो वर्षा होती है वो इसी मानसून के चलते होती है, यानी कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसके चलते। और भारत में लगभग 13% जो वर्षा होती है वो होती है प्रत्यावर्ती मानसून से होती है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस तरीके से हम इसके अगले प्रश्न की ओर अब देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे देख सकते हैं जो पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें देखिए पश्चिमी विक्षोभ जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है वह उससे जो है कि भारत में लगभग 3% यानी कि ओनली 3% वर्षा जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है और 10% जो वर्षा होती है वो मानसून यानी कि पूर्वी स्थानीय चक्रवाती वर्षा से होती है। यानी कि इसके अगले प्रश्न की ओर देखते हैं और इसका अगला प्रश्न है कि डूंग या झम्पोश सिंचाई पद्धति यानी कि जो सिंचाई संरचना है वो किस क्षेत्र की है। ये 36वां प्रश्न है और ये कहाँ के है, तो ये ब्रह्मपुत्र घाटी के पश्चिम बंगाल जलपाईगुड़ी क्षेत्र में प्रचलित है, यानी कि डूंग या झम्पोश सिंचाई। तो इस तरीके से इसमें हम देख सकते हैं कि देखिए डूंग या झम्पोश सिंचाई पद्धति कम दूरी का सिंचाई माध्यम भी है और इस पद्धति के तहत धान के खेतों को बांध से जोड़ते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब यानी कि ब्रह्मपुत्र घाटी है, यानी कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है कि असम राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से जुड़ती है। असम राज्य की सीमा कितने राज्यों से होकर के जुड़ती है, तो देख सकते हैं असम राज्य की जो सीमा है भारत के अन्य राज्यों से जुड़ने से संबंधित है और इसकी सीमा जो है कि कुल 7 राज्यों से जुड़ती है, जो कि ऑप्शन में आप देख रहे हैं कहीं भी नहीं दिया हुआ है और इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ई में दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। असम जो है कि 7 बहनों राज्य के मध्य में स्थित एक राज्य है, यानी जानते हैं कि पूर्वोत्तर के जो राज्य है उसको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। और तो असम की जो सीमा है वो बंगाल से भी लगती है और इस प्रकार असम राज्य की सीमा भारत के 7 अन्य राज्यों से लगती है जो पूर्वोत्तर के भी हैं और इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ लगती है।
तो एक ये भी आप जान लीजिए कि जो 7 सिस्टर का हमने जिक्र किया, यानी कि जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उसमें अब सिक्किम को भी शामिल किया गया है, और इस तरीके से अब उसमें 8 उनकी संख्या होनी चाहिए। उसको 7 सिस्टर के नाम से इसलिए जानते हैं कि वहाँ का जो कल्चर है या जो जलवायु है, भौगोलिक जो संरचनाएँ हैं वो काफ़ी एक दूसरे से मिलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आप कि केरल राज्य की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है, अगला प्रश्न है। और केरल राज्य की जो सबसे लंबी सीमा है वो तमिलनाडु के साथ लगती है, यानी कि ऑप्शन बी में इसका सही जवाब दिया हुआ है। केरल राज्य की सीमा जो है कि सिर्फ 2 राज्यों से मिलती है, तमिलनाडु और कर्नाटक से मिलती है। केरल के उत्तर में कर्नाटका है, जबकि दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु राज्य स्थित है। और केरल के पश्चिम में क्या है, तो अरब सागर है, और केरल का जो तट है उसे मालाबार तट के नाम से भी जानते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का सबसे पहले जो आगमन होता है वो केरल में होता है। इस तरीके से इसके संबंध में इतनी सारी बातें हैं। इसके बाद से इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि दामोदर नदी से संबंधित सही तथ्यों की पहचान कूटों की सहायता से करें। इसमें दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं, तो इसमें दिया है कि इसका उद्गम छोटनागपुर पठार से है, इसका उद्गम पलामू जिला में है, या हुगली नदी के लिए सहायक है, या फिर बराकर इसकी सहायक नदी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दामोदर नदी घाटी से संबंधित जो तथ्य दिए गए हैं वो लगभग सभी तथ्य इसमें से सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए सही जवाब होगा, यानी कि 1 से अधिक इसके लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सन्यासी विद्रोह से संबंधित सही तथ्य का चयन करें। सन्यासी विद्रोह ये कहाँ हुआ था, तो देख लीजिएगा। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था ये 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। ब्रिटिश भारत के बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में सन्यासी विद्रोह हुआ था, और इस विद्रोह का सामान्य काल माना जाता है 1763 से लेकर के और लगभग 1800 ईस्वी तक ये आंदोलन चला था। तो इस तरीके से इसमें सही जवाब यहाँ से क्या हो सकता है, देख सकते हैं आप। तो इसमें सभी तथ्य सही हैं, यानी कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बंगाल क्षेत्र में हुआ था, और पलासी युद्ध तथा द्वैध शासनकाल के दौरान बंगाल के शोषण के विरुद्ध भी एक आंदोलन था ये। और दूसरा ये भी एक है कि यह अंग्रेजों के शोषणात्मक नीति के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यानी कि 1 से अधिक। तो इसके बाद से इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि हंटर शिक्षा आयोग किस वर्ष गठित किया गया था। देख सकते हैं हंटर आयोग जो हुआ था, हंटर शिक्षा आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था, और इसका सही जवाब है कि 1882 में गठित किया था इसे। और चार्ल्स वुड डिस्पैच को 1854 के पश्चात भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने के लिए और आवश्यक सुधारों के सुझाव के लिए जो लॉर्ड रिपन थे उन्होंने विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था, जिसे शिक्षा का हंटर आयोग के नाम से भी जानते हैं। और 1919 में जो जालियांवाला बाग हुआ था, यानी कि 1919 में जो जालियांवाला बाग हुआ था, तो इसमें उसकी जांच के लिए भी उसी वर्ष 1919 में तत्कालीन जो भारत के सचिव थे मॉन्टेग्यू ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में समिति बनाया था, उसे भी हंटर समिति के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें सी में दिया हुआ है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक निम्न में से कौन थे। 42वां प्रश्न है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे राधाकांत देव थे, और ये अनेक भाषाओं के विद्वान थे और हिंदू संस्कृति के मूल स्वरूप के संरक्षण और पक्षधर भी थे, एक विचारक भी थे। तो इस तरीके से इसका, और ये राधाकांत देव राजा राम मोहन राय के सती प्रथा विरोधी आंदोलन के विरुद्ध में थे, यानी कि जो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन का जो प्रयास किया था। फिलहाल इसका आंसर इसमें सी में दिया हुआ है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इस प्रैक्टिस सेट में भी आपको कई बार मिला होगा। डॉफरिन इसका सही जवाब होगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और वायसराय जो है कि डॉफरिन का कार्यकाल जो रहा था 1884 से लेकर के 1888 तक रहा था। कांग्रेस की स्थापना पर सुरक्षा कवच सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था, और कांग्रेस शब्द जो है कि वो दादा भाई नौरोजी के अनुरोध पर लिया गया था। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 44वां प्रश्न है, और इसका सही जवाब है दूसरा जो अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने किया था 1886 में कोलकाता में जो आयोजित हुआ था। इस तरीके से इसका सही ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और निम्न में से कौन भारतीय क्रांतिकारी की माँ कहलाती है। भारतीय क्रांतिकारियों की माँ किसे कहते हैं, तो इसमें भीखाजी रुस्तम कामा जो है वो भारतीय क्रांतिकारी की माँ कहलाती हैं, और उनका जीवन काल जो रहा है 1861 से लेकर के और 1936 तक रहा है। और ये जो है कि और जो मैडम कामा थी ये जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 1907 में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा ध्वज को फहराने का भी काम किया था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन बी में दिया है। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि
निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कमी संबंध नहीं रहे? कभी संबंध जो है कि नहीं रहे, कमी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उनका संबंध कभी नहीं रहा। क्वेश्चन ये होना चाहिए। और इसका सही जवाब है कि सैयद अहमद का जीवन काल जो है, यानी कि सर सैयद अहमद इसका आंसर होगा। और इनका जीवन काल जो रहा था 1817 से लेकर के 1898 तक रहा था। तो इस तरीके से इसमें अगला प्रश्न हम देख सकते हैं कि भारत में किसानों के प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंधित सही तथ्यों का चयन करें। स्वामी सहजानंद सरस्वती यानी कि ये जो है कि भारतीय किसानों के प्रमुख नेता रहे और काफ़ी अच्छा योगदान दिया था उन्होंने अपनी आज़ादी के समय में। तो इस तरीके से उनके समय में जो उनके संबंध में जो ऑप्शन दिया हुआ है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था 1889 ईस्वी में, ये भी सही दिया हुआ है। इसका दूसरा ऑप्शन आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज में है, यहाँ से देख सकते हैं आप। इसका दूसरा यहाँ ऑप्शन है कि उन्होंने संन्यास धारण किया था और इसके बाद से जो है कि कम उम्र में उन्होंने संन्यास धारण करके गृह त्याग दिया था। और उनका मुख्य जो कर्म भूमि रहा वो कहाँ रहा? तो बिहार थी, ये भी सही है। और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष होने का श्रेय भी उनके नाम है। और इस तरीके से यानी कि 1936 में उन्होंने लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी उनको बनाया गया था। यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है, यानी कि सभी तथ्य इसका सही है। और इसका अगला प्रश्न है कि सहकारी समिति यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है बनाने का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, जिसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। और इसका सही जवाब है कि अनुच्छेद 19(1) के सी में, यानी कि अनुच्छेद 21 के खंड सी के उपखंड के द्वारा इस बात का प्रावधान है कि भारत का प्रत्येक नागरिक को संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन सी में है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित बीटी आपातकाल को संसद के तीनों सदनों से ऐसी घोषणा के कितने समय सीमा में अनुमोदित होना चाहिए? 49वां प्रश्न है। और इसका सही जवाब है अनुच्छेद यानी कि 360 में जो है राष्ट्रपति द्वारा घोषित बीटी आपात को संसद के दोनों सदनों से 2 माह के अंदर अनुमोदित हो जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। मुद्रास्फीति का सवाल है ये, देखिए यहाँ से ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न है। मुद्रास्फीति यानी कि जो इन्फ्लेशन की स्थिति में सामान्य रूप से उपस्थित रहता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या रहता है? तो देख लीजिएगा इसमें से बाजार, इसमें देखिएगा कि मुद्रास्फीति में क्या होता है कि बाजार में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो गई हो या मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी आ गई हो, ये भी होता है। और इसमें क्या होता है कि वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाती है और बाजार की सक्रियता भी बढ़ जाती है। इस तरीके से ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है, एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। और यहाँ से देख सकते हैं कि अब यहाँ से कुछ मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं। मैथमेटिक्स के प्रश्नों को हम इसमें फिलहाल नहीं देखने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स के प्रश्न आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका सॉल्यूशन के साथ इसका पीडीएफ अपलोड किया जाएगा। हालांकि पिछले 2 सेट का भी वीडियो अभी अपलोड नहीं किया गया है, लेकिन आज वो भी हो जाएगा क्योंकि समय कम है और हम समय ज़्यादा लेना नहीं चाहते हैं। इसका अगला प्रश्न 59वां प्रश्न देख सकते हैं आप कि मैथ में वही सब प्रश्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। आप देख सकते हैं कुछ विशेष जो है कि क्षेत्रों को आप उसको प्रैक्टिस करके आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसमें कुछ रीजनिंग के भी प्रश्न हैं। अगला है कि क्षार का रंग कैसा होता है? देख सकते हैं आप इसमें, तो क्षार का रंग कैसा होता है? तो देखिएगा ये जो फिनोल्फ्थेलिन होता है, फिनोल्फ्थेलिन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ ये पीला हो जाता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और मिथाइल ऑरेंज के साथ भी इसको करते हैं। तो देखिए मिथाइल ऑरेंज के साथ जो है कि अम्लीय जो रंग होता है वो लाल हो जाता है, जबकि क्षारीय जो है कि वो पीला हो जाता है। हल्दी भी एक सूचक है और हल्दी का जो अम्लीय रंग यानी कि पीला अम्ल के साथ संयोग करने पर वो पीला रंग देता है, जबकि क्षारीय जो है कि लाल भूरा हो जाता है। लाल लिटमस पत्र के बारे में जानते हैं कि वो जो है कि अप्रभावित रहता है, लेकिन लाल लिटमस पत्र जो है कि क्षार को क्या करता है, उसको नीला कर देता है। जबकि नीला लिटमस पत्र जब अम्ल से रिएक्शन करता है तो उसका रंग लाल हो जाता है, जबकि वो क्षारीय जो उसका विलयन होता है वो अप्रभावित रहता है। और इस तरीके से इसका अगला प्रश्न एथेनॉल से संबंधित है, यानी कि एथेनॉल बताना है कि एथेनॉल किसके दौरान निर्मित होता है बताना है। तो एथेनॉल जो है वो खमीरों में अनॉक्सी श्वसन क्रिया होती है और उसके द्वारा एथेनॉल का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन सी बी इसके लिए राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रसायन गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है उसके लिए CO2 और CFC यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। और ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ने से देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है, यानी कि वैश्विक तापमान जो है कि बढ़ रहा है, पूरे विश्व का तापमान इंक्रीज कर रहा है। और इसका अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के बारे में ये बताना है कि आवर्त सारणी के बारे में
कौन सा कथन सही है? आवर्त सारणी के विषय में कौन सा कथन सही है? तो देख सकते हैं इसमें आप आवर्त सारणी में 18 जो है कि ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल जो है कि लाइनें हैं और जिसे समूह कहते हैं, ये कथन सही दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसके लिए सही जवाब है। और आवर्त सारणी में जो है कि जो मेंडलीव के समय में आवर्त सारणी था, उसमें जो तत्व कितने ज्ञात थे मेंडलीव के समय में? तो 63 तत्व थे। और मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी उसमें 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। जबकि आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो मोसले ने तैयार किया है, यानी कि जिसका नाम पूरा हेनरी मोसले है, और 1913 में संभवतः उन्होंने इस सारणी को बनाया था। अगला प्रश्न है कि वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा विकसित किया जा सकता है, इसका क्या वो है? कायिक प्रवर्धन के द्वारा केला और गुलाब को विकसित किया जा सकता है। और पपीता को अगर देखें तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा वो नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें प्रश्न के अनुसार देखेंगे तो कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा विकसित किया जा सकता है? तो केला है और गुलाब है। ये कायिक प्रवर्धन क्या होता है? आप देख सकते हैं कि कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि पौधे की जो डालियाँ होती हैं या उसके किसी भाग से नए पौधे जो है कि उग जाते हैं। तो आप जानते हैं कि गुलाब के पौधे हम लोग लगाते हैं तो गुलाब के जो है कि उसके तने को काट करके और मिट्टी में हम उसको जब लगा देते हैं तो उससे भी नए पौधे बन जाते हैं। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है, उसे कौन सा जो है कि उसे क्या कहते हैं? आप देख सकते हैं ऑप्शन में। तो एक प्रकार का जनन है जिसमें पौधे के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है तो उसे वनस्पतिक जनन कहते हैं। तो इस तरीके से इसमें सही जवाब है इसका ऑप्शन बी में सी में दिया हुआ है। और देखिए वनस्पतिक जो जनन होता है उसमें पौधे के कौन कौन से भाग उपयोगी होते हैं, यानी कि किस भाग से हम नए पौधों को विकसित कर सकते हैं? इसमें जड़ है, तना के माध्यम से, पत्ती के माध्यम से, जो पत्रकांड होते हैं और उसमें जो प्रकांड होता है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और ये वनस्पतिक जनन क्या है? तो ये लैंगिक जनन में आता है। इसी तरह से आप इसके पहले जो आपने देखा कायिक प्रवर्धन, वो भी लैंगिक ये जो है कि लैंगिक जनन नहीं बल्कि अलैंगिक जनन का उदाहरण है जिसमें। और इसका अगला प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि 65वां प्रश्न है कि जब कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर द्रव का ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगता है, तो उसमें जो है कि क्या होता है? तो इसका सही जवाब है कि इसका ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि वस्तु के वजन से कम हो जाता है। यानी कि जब कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर द्रव का जो ऊपर की ओर उत्प्लावन बल होता है उसका वजन वस्तु के वजन से कम होता है। नदी का जल समुद्र के जल से कम घनत्व धारक होते हैं और इस कारण समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा काफ़ी आसान होता है। और पानी के कम घनत्व के कारण ही तेल और पेट्रोल जो है वो जल के ऊपर तैरने लगता है। यानी कि जिस वस्तु का घनत्व कम होगा पानी के घनत्व से तो वो उस पर तैरेगी। और इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? ये सब 9th क्लास के ये प्रश्न है, यानी कि किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? आप देख सकते हैं। तो इसमें सही जवाब यानी कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यानी कि रेलगाड़ी और हवाई जहाज के मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और इस तरीके से जड़त्व के बहुत सारे जो उदाहरण हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है गैलीलियो ने दिया था और उसे भी जड़त्व का नियम ही कहते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं, जड़त्व के बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं। फिलहाल इसका ऑप्शन इसमें बी में दिया हुआ है। इसका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इसमें अगला प्रश्न देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए। पुस्तकों से संबंधित है नवीन चावला, इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस तरीके से इसका अगला प्रश्न हम देखते हैं कि जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 68वां प्रश्न है। और जब सिंध का विलय हुआ था उस समय भारत के जो जनरल थे यानी कि गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड एलनबरो था। और 1843 में जो है कि उस 1843 में मियानी के युद्ध में चार्ल्स नेपियर ने सिंध के अमीरों को पराजित करके और सिंध पर अपना आक्रमण कर दिया था, यानी कि अधिकार कर दिया था। ऑप्शन ए में राइट आंसर दिया हुआ है। और इसका 69 है कि कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? और इसका सही जवाब यानी कि अस्ताना है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। जबकि इसकी मुद्रा का नाम क्या है? तो इस कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम है टेगने, आप याद कर सकते हैं। मुद्रा से संबंधित तो कई देश जो है कई प्रश्न पूछे जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम का उत्पादक भी कौन सा देश है? तो कजाकिस्तान भी है। और इस तरीके से हम इसका अगला प्रश्न देख सकते हैं जो कि आखिरी प्रश्न होगा आज के लिए। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ जो है कि जया वर्मा सिन्हा बनी है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर दिया हुआ है।
तो ये हमारा 7वां टेस्ट सीरीज था। इसके बाद इसके जो बाकी के जो 2 और जो टेस्ट सीरीज बचे हुए हैं बहुत जल्द अपलोड होने वाले हैं। तबीयत का इशू है, इस वजह से थोड़ा वीडियो आने में देर हो रही है।